सर एक बार हिंदी में बता दीजिए याबद्दल जो अभी हिंदी में बोलूंगा मैं। दहशतवाद म्हणून खूप हिणवलं गेलं होतं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों। ठीक है, और कुछ नहीं है, देश के सिवा और कुछ नहीं है। ये अपना देश है, हमने काम करना चाहिए। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुना, उन्होंने कहा कांग्रेस का षड्यंत्र। और अभी कर्नल पुरोहित जो बरी हुए हैं उनमें से एक, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मैं सेना के लिए काम करता रहूंगा, देश के लिए काम करता रहूंगा, भगवान पर मेरा पूर्ण विश्वास है। ये कर्नल पुरोहित ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर पर पूरा विश्वास है और मैंने पहले भी सेना के लिए काम किया, आगे भी सेना के लिए, देश के लिए मैं काम करता रहूंगा और मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव गढ़ा गया वह हिंदुत्व, आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का, उसके पीछे कांग्रेस का षड्यंत्र है, कांग्रेस का हाथ है। जब उनसे पूछा गया कि आप ऊपरी अदालत में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी फैसले को पूरी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद वो कुछ रिएक्ट कर पाएंगे। कर्नल पुरोहित को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने कहा कि मैं किसी को दोष नहीं देता हूं और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने सेना के लिए काम किया है, आगे भी मैं इसी तरह सेना के लिए काम करता रहूंगा। अब जरा आसमानी आफत की बात करते हैं। भारी बारिश की वजह से शिवपुरी में हालात बिगड़ गए हैं, नदियां उफान पर हैं। इसके बाद मणिखेड़ा गेट के सभी जो डैम है उसके सभी 10 गेट खोल दिए गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को एडवाइजरी जारी की है, डैम के आसपास लोगों को न जाने के निर्देश, डायरेक्शंस दिए गए हैं। आप देख रहे हैं किस कदर तमाम गेट्स जो हैं मणिखेड़ा डैम के वो खोल दिए गए हैं। और इस पानी को छोड़े जाने के बाद गांवों में, जो आसपास सटे हुए गांव हैं, उनमें बाढ़ की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह से लगातार बारिश हो रही है, नदियां जो हैं उन पर प्रेशर बनता है और फिर डैम के गेट्स खोलने पड़ते हैं। ये हमारे दीवान जी खड़े हुए हैं। और उधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, उत्तरी सिक्किम की बात करें, मूसलाधार बारिश के बाद जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड का ये जो वीडियो सामने आया है उसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लैंडस्लाइड की वजह से कई इलाकों की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से, संपर्क जो है उनका दूसरी जगहों से कट चुका है, पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ सिक्किम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लैंडस्लाइड और ये माउंटेन स्लाइडिंग जिस तरह से हो रही है, आप देखिए कितना भयावह ये मंजर है। सिक्किम में आसमान से आई आफत, चंद सेकंड में टूटा पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक
और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पुल पूरी तरह से टूट गया तो उन्हें जरूरी सामान और मेडिकल सुविधाएं मिलना मुश्किल हो जाएगी। तीस्ता नदी के किनारे बसे लोग बाढ़ के खतरे से भी डरे हुए हैं। और नॉर्थ ईस्ट से अब हम आपको जरा साउथ की स्टेट कर्नाटक की बात करें। वहां हावेरी में बारिश के बाद पूरा का पूरा जो इलाका है टापू में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देखें, इस दौरान कई लोग नदी के बीच में फंस भी गए। ये डरा देने वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से एक टापू सा बीच में बना है और इसमें लोग फंसे हुए आ रहे हैं, फंसे हुए दिख रहे हैं। ये आप देखिए किस तरह से कर्नाटक हावेरी, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में टापू सा बना जिसमें लोग फंस गए। हावेरी कर्नाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको नॉर्थ ईस्ट की सिक्किम की तस्वीरें दिखाई और अब जरा दक्षिण का इलाका कर्नाटक का हावेरी, जहां देखिए बीच नदी में टापू सा बना है और इसमें लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इधर गाजियाबाद में बारिश के चलते एक सोसाइटी में बेसमेंट है। हादसे में बेसमेंट में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं कविनगर इलाका है, वहां तो एक सोसाइटी में पानी घुस गया और कारें डूब गई। ना तो नगर निगम का कोई कर्मचारी नजर आया, न ही सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम। सवाल उठता है कि हर साल मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए वसूलने वाली सोसाइटियों और नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों खर्च करने वाले नगर निगम की तैयारियां आखिर कहां हैं? हालात से परेशान लोग अब सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन को घेर रहे हैं। कविनगर की बर्बाद व्यवस्था से आपका सामना हो गया। अब आपको क्रॉसिंग रिपब्लिक का हाल दिखाते हैं। यहाँ अंसल सुशांत एक्वापोलिस में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। वहाँ खोदे गए बेसमेंट की मिट्टी बारिश के कारण धंस गई, जिससे सड़क के किनारे खड़ी 4 गाड़ियां अचानक नीचे बेसमेंट में जा गिरी। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह टूट गई। स्थानीय लोगों और मशीनों की मदद से गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल है। इस वक्त हम गाजियाबाद के उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देखें जो पार्किंग है वो ढह गई है। बारिश के पानी से पूरी जो पार्किंग जो बनाई जा रही थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर धंस गई है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी गाड़ियाँ जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं। और कुछ गाड़ियाँ अगर आप देखें तो जहाँ ये ज़मीन जो पार्किंग की है वो ढही है, वहाँ आपको गिरी हुई दिखाई दे रही होंगी। आप देखें कि वहाँ पर 2 जो बाइक हैं वो अभी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर लोग जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ा करते थे और उसके साथ ही यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको यही जगह दी गई थी और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पार्किंग थी जो बनाई जा रही थी, जो बेसमेंट था जो बनाया जा रहा था। और आप देखें कि पानी नालों में भरा और उसके बाद जो बहाव तेजी से आया तो यहाँ से ये पूरा जो एरिया है, यहाँ खड़ी हुई गाड़ियाँ मिट्टी ढहने से नीचे गई। और ये डर इसलिए है क्योंकि जहाँ घर है वहाँ बारिश का बेहिसाब पानी है। मुसीबत में यहाँ के लोगों की जिंदगानी। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। गुरुग्राम की बात करें तो यहां जो निचले इलाके हैं वहां जबरदस्त तरीके से जल भरा हुआ है। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई गाड़ियां पानी में डूब गई। कार सवार लोग जो है कार की छत पर चढ़ते हुए नजर आए। ये हाल है गुरुग्राम हरियाणा का। आप देखिए लंबा जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। बारिश होती है और उसके बाद गुरुग्राम का क्या हाल हो जाता है वो इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से जाम में फंसे हुए लोग मुश्किलों का सामना करते नजर आए। गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भरा हो गया है और साथ ही लंबा जाम इस वक्त हाईवे के ऊपर लग चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजू चौक के पास और यहाँ आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये
दिल्ली की तरफ से आ रही हैं और मानेसर की तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि जयपुर की तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। और आप जाम देख सकते हैं कि किस कदर ये जाम लगा हुआ है। हाईवे के ऊपर भी बारिश का पानी आ गया है और यही एक वजह है कि लगातार यहाँ पर जाम जो है वो लगा हुआ है। कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लग चुका है। जो नरसिंहपुर का जो एरिया है नेशनल हाईवे के ऊपर जो कि जयपुर जाने वाली तरफ है, वहां पर पानी भरा है और उसके बाद लगातार हाईवे के ऊपर कई जगहों पर ये पानी इस वक्त भरा हुआ है। आप हाईवे के ऊपर देख पाएंगे कि जो जल भराव है वो हुआ है और यही एक वजह है कि इस जल भराव की वजह से इस हाईवे के ऊपर पूरा जाम लग चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजीव चौक से हिरोंडा चौक होते हुए नरसिंहपुर और उसके बाद मानेसर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है और यहाँ पर आप जो है तस्वीरें देख पा रहे हैं किस कदर जाम लगा है। अब आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें और देखिए आप, कितना लंबा जाम है, कई किलोमीटर लंबा ये जाम इस वक्त लग चुका है और इसकी बड़ी वजह यही है कि हाईवे के ऊपर जो पानी है बारिश का वो आ चुका है। सर्विस रोड के ऊपर पहले पानी भरा, उसके बाद जो मेन हाईवे है उसके ऊपर आधे रास्ते के ऊपर पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि लंबा जाम इस वक्त लग चुका है। गुरुग्राम में कुछ देर की बारिश के बाद ही जाम के हालात इस कदर हो जाते हैं कि लोग कई घंटों तक गाड़ियों में ही कैद होकर रह जाते हैं। कुछ मिनटों का सफर कई घंटों के सफर में तब्दील हो जाता है। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सबूतों के अभाव में सभी दोषी बरी। कोर्ट ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद कोर्ट में ही रो पड़ी साध्वी प्रज्ञा। बोली भगवा की भी हुई जीत। ओवैसी ने फैसले को बताया निराशाजनक। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। भगवा आतंकवाद पर वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। अमेरिका के 25% टैरिफ लगाने के फैसले पर केंद्र सरकार का बयान। कहा राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। किसान और उद्यमी का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद में कुछ देर में देंगे बयान। SBK सिंह होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। संजय अरोड़ा की लेंगे जगह। फिलहाल डीजी होमगार्ड के पद पर थे तैनात। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को एक और झटका। केंद्र सरकार ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए जारी किए टेंडर। 1960 के दशक से बनी थी योजना। मानसूनी बारिश में मध्य प्रदेश से राजस्थान तक पानी का तूफान। नदियों में उफान से रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। दिल्ली एनसीआर में कई जगह जल जमाव। आज से शुरू होगा भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट। 1-2 से पिछड़ी शुभमन गिल की सेना के सामने सीरीज बराबर करने की चुनौती। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और जसप्रीत बुमराह टेस्ट से रहेंगे बाहर। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया, कमिटेड टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर। SRK यूनिवर्सिटी भोपाल, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आज की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उनके अलावा कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। कोर्ट को सभी आरोपियों के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट केस में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। फैसला पढ़ने के दौरान कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और मालेगांव ब्लास्ट केस में हुआ क्या था? दरअसल 17 साल तक चले इस केस में कौन कौन से मोड़ आए और कैसे सबूतों के अभाव में आज सभी आरोपी बरी हो गए, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आप देखिए।
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, कर्नल पुरोहित बरी। उसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की थी और साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 को आरोपी बनाया गया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर साजिश में शामिल होने का आरोप और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित पर साजिश रचने और धमाके के आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में साल 2009 में ये जांच एनआईए को सौंपी गई थी और अब 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को एनआईए की कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको बता दें, आज जब मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भावुक उठी। उमा भारती से खास बातचीत जरा आपको दिखा दें। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी किया गया, लेकिन यहाँ पर भावुक हो रही हैं साध्वी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। आप भावुक हो रही हैं दीदी? उसका कारण है कि जब वो नासिक में थी ना, तब मेरे को किसी महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के द्वारा पता लगा था कि उसकी बहुत शारीरिक प्रताड़ना हुई है और कर्नल पुरोहित के बारे में पता लगा था। पुरोहित से तो मैं नहीं मिल पाई थी, लेकिन मैंने प्रज्ञा से मिली। में महिला होने के नाते मुझे मिलने का अधिकार था और प्रज्ञा ने कहा कि जो आपने सुना वो सब सच है। एक भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, दिग्विजय सिंह ने बार बार उसको रिपीट किया, हेमंत करकरे के साथ अपने आत्मीय संबंध बताए और उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि भगवा आतंकवाद। फिर उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने ऐसे बेकसूर लोगों को पकड़वाया, उनको बुरी तरह से शारीरिक यातनाएं दी गई, बस वो जीवित रह गए, आप समझ लीजिए। बाकी तो वो मौत की भीख मांग रहे थे। ये स्थिति उनकी किस तरह की चीजें बताई थी आपको? मैंने आपको बता ही नहीं सकती हूँ साहब, क्योंकि एक वो विस्तार की बात है। वो साध्वी कभी बताए प्रज्ञा तो ही उचित होगा। क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ था। इसलिए जब मैं उसको मिली नासिक की जेल में तो मैं कुछ ले नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा जेल के नियम में मैं कुछ ले नहीं जा सकती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने अपने जेल में कैदी होने के नाते जो पैसे मिलते हैं उससे माला मंगवा रखी थी। मेरे लिए एक शॉल मंगवा रखा था, उसने मुझे वो उड़ाया था, माला पहनाई, मेरे आंसू पहुँचे, मुझे चुप कराया। मैं वैसे रोती नहीं हूँ, मुझे रोती हूँ तो आग के आंसू होते हैं, दुख जो जल रहा होता है अंदर। इसलिए जब बरी हुई मैं बहुत खुश हुई। जब यहाँ से उम्मीदवार बनी, सांसद बनी, तो बहुत खुश हुई। मैं चाहती हूँ कि कर्नल पुरोहित का भी इसी प्रकार से सम्मान हो। मैं कभी उनके घर में जाके उनको मिलूंगी, उनका अभिनंदन करूंगी और अन्य जो आरोपी बरी हुए हैं उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। किसको माफी मांगनी चाहिए इस पूरे केस में? इसमें राहुल गांधी को, दिग्विजय सिंह को और अन्य सभी नेताओं को जिन्होंने भी भगवा आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया था। आज उन सबको देश के सामने कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। क्यों किया था भगवा आतंक? क्योंकि उनको इस्लामिक आतंकवाद का सहारा लेना था चुनाव जीतने के लिए। ये उनका बहुत बड़ा वोट बैंक बन रहा था और एक मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। तो ये साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है। इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया टू 6,520 करोड़ रुपीस और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए। इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, विशेषकर हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और एससी और एसटी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पिछले दशक में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। आपके सामने ये डेटा है। फूड प्रोसेसिंग का, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है डबल हो गया, $5 बिलियन से $11 बिलियन हुआ। एग्री एक्सपोर्ट्स में फूड प्रोसेसिंग का जो शेयर है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है 14% से 24%। फूड एंड बिजनेस ऑपरेटर्स 25 लाख से 64 लाख बढ़े।
24 मेगा फूड पार्क्स बने, 22 एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बने, जिससे कैपेसिटी 138 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम बढ़ी। बहुत बड़े नंबर्स हैं ये। अगर उससे पहले के 20-30 साल 40 साल देखोगे, उससे ज्यादा इन 10 वर्षों में काम हुआ है। 289 कोल्ड चेन और वैल्यू एडेड इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। 305 फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। ऑपरेशन ग्रीन्स चालू हुआ, उसमें 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए। R&D के 225 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए और 20 पैटेंट्स का कॉमर्शियलाइजेशन, 20 पैटेंट्स आए और 52 न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई। ये सारा इन 10 वर्षों में हुआ है, जो कि अभूतपूर्व है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश के किसानों के लिए एक इनकम बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है और मिडिल क्लासेस के लिए कॉस्ट रिडक्शन का, अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड लाने का एक बड़ा सोर्स है। अरे जब सोकोडो का स्कूटर 9 पैसे पर किलोमीटर में चलेगा तो पैसे तो बचेंगे ही ना। सोकोडो, the earning. All eyes on you. How has he seen a doll? Gotta have some spin, never blend it, never bend it, dripping like it's so clean. Moto G96 5G. All eyes on you. Hello Moto. How is he always winning? Gotta have some spin, never bend, dripping like it's so clean. Moto G96 5G. All eyes on you. Hello Moto. ये आतंकवाद का एक मामला था जिसपे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की थी और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा चलाया था। मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि इस आज के फैसले के बाद ये कहना होगा कि 2008 की आतंकवादी घटना के मामले में क्या इंसाफ हुआ। इंसाफ दो तरफ होता है, एक तरफ तो पीड़ितों के लिए, दूसरी तरफ आरोपियों के लिए। पीड़ितों को इस इंसाफ के इस फैसले के जरिए ये मिला कि ये जो लोग कोर्ट के सामने पेश किए गए थे, इन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो गुनाह किसी ने और तो किया था भी हैं। उन पर इस तरह के गंभीर स्वरूप के आरोप, जिसमें साध्वी प्रज्ञा कोई एक सांसद रह चुकी हैं, कैप्टन पुरोहित और लोग, इन लोगों को कई लंबे अरसे तक के कैदखाने में रखा गया, इनके साथ इनको जलील किया गया, इन पर एक गंभीर स्वरूप के आतंक के आरोप लगाए गए और इतनी जिल्लतें बर्दाश्त इन्होंने 17 साल तक की। बड़े बड़े जो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल पेंट एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो होस्टाइल होते रहे। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली। मालेगांव ब्लास्ट केस में दो पक्ष है, एक जो इसमें पीड़ित हुए और दूसरे जिन पर ब्लास्ट का आरोप लगा। दोनों पक्षों ने आज के फैसले पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो टॉर्चर सहन किया, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो,
जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो अंग्रेजों के जमाने में भी किसी न किसी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था, इतनी प्रताड़ना किसी भी महिला को नहीं दी गई। मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। आज सच का साथ दिया है न्याय व्यवस्था ने, इसलिए मैं पूरी न्यायपालिका को। ये आतंकवाद का एक मामला था जिसपे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की थी और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा चलाया था। मेरी सबसे बड़ी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि इस आज के फैसले के बाद ये कहना होगा कि 2008 की आतंकवादी घटना के मामले में क्या इंसाफ हुआ। इंसाफ दो तरफ होता है, एक तरफ तो पीड़ितों के लिए, दूसरी तरफ आरोपियों के लिए। पीड़ितों को इस इंसाफ के इस फैसले के जरिए ये मिला कि ये जो लोग कोर्ट के सामने पेश किए गए थे, इन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो गुनाह किसी ने और तो किया था भी है। उन पर इस तरह के गंभीर स्वरूप के आरोप, जिसमें साध्वी प्रज्ञा कोई एक सांसद रह चुकी हैं, कैप्टन पुरोहित और लोग, इन लोगों को कई लंबे अरसे तक के कैद खाने में रखा गया, इनके साथ इनको जलील किया गया, इन पर एक गंभीर स्वरूप के आतंक के आरोप लगाए गए और इतनी जिल्लतें बर्दाश्त इन्होंने 17 साल तक की। बड़े बड़े जो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो होस्टाइल होते रहे। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली। मालेगांव ब्लास्ट केस में दो पक्ष है, एक जो इसमें पीड़ित हुए और दूसरे जिन पर ब्लास्ट का आरोप लगा। दोनों पक्ष और बड़ी खबर, 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आ गया है, सभी आरोपी बरी हुए हैं। इसके बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जश्न का माहौल है। महंत राजू दास ने श्रद्धालु जितने वहां पर आए थे और साथ ही साथ संतों को लड्डू बांटकर जश्न मनाए। तस्वीरें हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। कैनरा बैंक। ये आतंकवाद का एक मामला था जिसपे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की थी और एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मुकदमा चलाया था। मेरी सबसे बड़ी पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि इस आज के फैसले के बाद ये कहना होगा कि 2008 की आतंकवादी घटना के मामले में क्या इंसाफ हुआ। इंसाफ दो तरफ होता है, एक तरफ तो पीड़ितों के लिए, दूसरी तरफ आरोपियों के लिए। पीड़ितों को इस फैसले के जरिए ये मिला कि ये जो लोग कोर्ट के सामने पेश किए गए थे, इन्होंने गुनाह नहीं किया था, तो गुनाह किसी ने और तो किया था भी है। उन पर इस तरह के गंभीर स्वरूप के आरोप, जिसमें साध्वी प्रज्ञा कोई एक सांसद रह चुकी हैं, कैप्टन पुरोहित और लोग, इन लोगों को कई लंबे अरसे तक के कैद खाने में रखा गया, इनके साथ इनको जलील किया गया, इन पर एक गंभीर स्वरूप के आतंक के आरोप लगाए गए और इतनी जिल्लतें बर्दाश्त इन्होंने 17 साल तक की। बड़े बड़े जो गवाहदार थे वो मुकर गए। और दूसरी बात कोर्ट ने ये कही
कि जो केस सर्कमटेंशियल एविडेंस में थी वो चेन ऑफ सर्कमटेंस से प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और तीसरी बात मुझे जो लगता है, जो इतना वक्त लगा है इस ट्रायल, वो बहुत इनऑर्डिनेट डिले है। वो इतना डिले क्यों हुआ? और मुझे लगा कि कई बार प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी ऐसे विटनेस एग्जामिन किए गए जो हॉस्टाइल होते रहे। अब मुझे लगता है कि इस प्रकार से ट्रायल खींची गई, लंबी टाइम वक्त चली। मालेगांव ब्लास्ट केस में दो पक्ष है, एक जो इसमें पीड़ित हुए और दूसरे जिन पर ब्लास्ट का आरोप लगा। दोनों पक्षों ने आज के फैसले पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। जो टॉर्चर सहन किया, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो अंग्रेजों के जमाने में भी किसी न किसी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था। इतनी प्रताड़ना किसी भी महिला को नहीं दी गई। मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। आज सच का साथ दिया है न्याय व्यवस्था ने, इसलिए मैं पूरी न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर का विषय जो है, तो टॉर्चर तो आप लोग मीडिया से हैं, आपने कई बार देखा उनको कि एक व्यक्ति फिजिकली ट्रेंड जिसको लेके जाते हैं चला के और उधर से भेजते हैं ट्रॉला में पुलिस के, मतलब जो एक सेकंड के लिए भी जिस व्यक्ति ने बिल्कुल भी अपने शरीर को कभी भी बिस्तर पर लेटाया ना हो, कभी आराम करने की ना सोची हो, और ऐसे व्यक्ति को सालों तक बिस्तर से हिल ना पाने की स्थिति में ला दिया जाए, तो इसको टॉर्चर की जगह मेरे ख्याल से और कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंशुमन जी, अगर कोई किसी को एक थप्पड़ मार देता है तो 5-7 दिन तक उसके कान में झंझनाहट होती रहती है, पर इधर तो ऐसा था कि 10-10 लोग, 8-8 लोग, 7-7 लोग, मतलब जिसका जितना मन करे उतनी देर तक पीटो। और हर तरह का टॉर्चर, एक महिला होने की भी नहीं सोची गई। उनके शरीर के प्रत्येक अंग को डैमेज कर दिया गया है, रीढ़ भी तोड़ दी गई है, जिसके कारण उनको कई बार व्हील चेयर पर रहना पड़ता है और वो सालों तक भी। ये आतंकवाद का एक मामला था जिसपे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की थी। तो मालेगांव पर एनआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का इसके बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूपीए ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने का षड्यंत्र रचा, आज उसका पर्दाफाश हो गया। पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे कांग्रेस। उन्होंने कहा कि एक विशेष धर्म को खुश करके वोट बैंक के लिए जो काम किया था उस पर धिक्कार है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक इतना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है।
और आज के फैसले में जो 7 आरोपी बरी हुए उनमें कर्नल पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी भी शामिल है। दोनों ने कोर्ट के फैसले के बाद क्या कुछ कहा, जरा वो आपको सुनवा दें। First of all, I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I'm grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। एटीएस और एनआईए के ऊपर बड़े कड़े निरीक्षण नोंदने हुए, कड़े शब्दों में निंदा की है कोर्ट ने। जजमेंट में दिया है कि ये जो केस बनाई गई, 4 एजेंसी ने इंक्वायरी किया, एक लोकल पुलिस, फिर थाना, फिर एटीएस, फिर एनआईए। ये एनआईए ने चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट में एनआईए विरुद्ध एटीएस ऐसा मामला है। हम लोग कहीं है ही नहीं। 8 साल जो सफर किया उस जेल में जी। ये तो बिल्कुल 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 ये तो पूरा पॉलिटिकल केस है। ये पूरी केस पॉलिटिकल है। पूरा फ्रेम किया गया था, लंबा समय लगा। लंबा समय से लगा कि इतनी खिचड़ी हो गई थी केस में, इतने चार्जशीट में एटीएस के। नुकसान हुआ इतने 17 सालों में और आपके परिवार को? परिवार हमारा तो है नहीं, बचे नहीं कुछ। अभी हमको कहाँ जाना है, हमको सोचना है। अभी इस समय आगे हम कहाँ जाएंगे ये हमें सोचना है। अभी मैंने 3 साल पहले संन्यास ले लिया। हमारा घर छूट गया, परिवार छूट गया, माता पिता छूट गए, भाई छूट गए, घर छूट गया। समाज से हमारे कलंकित नाम आया आतंकवाद करके, हम कहीं भी जा नहीं पा रहे। उसकी भरपाई कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मैं फिर बोलता हूँ, ये फैसला है, न्याय नहीं है। ये न्याय नहीं है। जब तक जो दोषी है इसके, जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कन्फर्म नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। महाराष्ट्र एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस नहीं, इसमें कोई एक व्यक्ति थोड़ी है। लेकिन क्या आप इसके बारे में कोई कंपनसेशन या कुछ आप इससे मांगेंगे? अभी तो मांगे हम कोर्ट जाएंगे। अभी तो अदालत बिल्कुल जाएंगे। अभी तो लड़ाई आगे बाकी है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं अभी कितना समय लगता है। अब लड़ने का मकसद है, लड़ेंगे, लेकिन जब तक इसका असली दोषी पकड़ा नहीं जाता है, कठिन नहीं जाता है। हमारे घर में जो बम प्लांट किया एटीएस ने किया, ऐसा एनआईए ने स्पष्ट लिखा है। एटीएस पेज नंबर 40 पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है। आज कोर्ट ने सिद्ध कर दिया अपने फैसले में कि वो साजिश हुई थी। तो सुधाकर चतुर्वेदी को आपने सुना, उन्होंने खास तौर पर कहा कि यह फैसला है, जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है। इधर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और यूपीए सरकार पर आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगा दिया। जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। सच्चाई से भागते क्यों हैं आप? बोलिए, आप ही ने कहा था ना। तो आज जो कि हिंदू टेरर इज मोर डेडली देन पाकिस्तानी टेरर और लश्कर तैयबा, तो आप जवाब नहीं देंगे। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। बीजेपी डिमांड्स that Madam Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi please apologize to the nation. जिस तरह से आपने भगवा आतंक की बात की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त
आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? और मैंने कहा था, श्रीमान गृह मंत्री जी, आप सैफरन टेरर की बात करते हैं, तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। जिस महाभारत में रथ के सारथी भगवान कृष्ण थे, उस पर भी तो सैफरन झंडा था ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक परंपरा का रंग है ना। तो मालेगांव पर कोर्ट के फैसले पर एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव पर हमला बोल रही है, तो वहीं विपक्ष कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला, आतंकवाद के खिलाफ दोहरा रवैया नहीं हो सकता। ओवैसी ने आगे यह कहा कि सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया, केस की जांच सही तरीके से नहीं हुई है। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे, जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है, बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट। दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में, और महाराष्ट्र सरकार से, मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी, तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है आपकी। ये हम याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया, RDX मिलिट्री ग्रेड, और NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे, जो अभी तक गायब हैं। तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से बात की। उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से मालेगांव जो ब्लास्ट का मामला था, कोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये सुनियोजित तरीके से शुरू से ही बेबुनियाद झूठ की नींव पर इमारत लिखी गई थी, भगवा आतंकवाद को रंग देने के लिए। माननीय न्यायालय का मैं अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। सत्य की विजय हमेशा होती है, झूठ हमेशा पराजित होता है। कांग्रेस ने जिस तरह से, मैं ये सीधे कह सकती हूँ कि आतंकवादियों को ढूंढने के बजाय भगवा आतंकवाद का रंग देने का काम किया था। 17 साल जिनके ऊपर आरोप लगाया था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित, जिस तरह से उत्पीड़न हुआ है, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना टॉर्चर किया, झूठ बुलवाकर, झूठ बुलाने की कोशिश की कि हाँ स्वीकार कर लें। संत कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखने वाला है। चीटी से ब्रह्मा पर्यंत तक हिंदू समाज भगवान के दर्शन करता है। हम कभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। हम इस मंत्र के संवाहक हैं कि ना किसी को कष्ट हो, ना किसी को कष्ट दें।
और मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों के बरी होने के बाद अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में जश्न मनाया गया। महंत राजू दास ने श्रद्धालुओं और संतों में लड्डू बांटे। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से जश्न मनाया, जबकि मालेगांव से भी जश्न से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, हनुमानगढ़ी मंदिर, महंत राजू दास ने वहां लड्डू बांटे, तमाम जो श्रद्धालु आए थे। और भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मालेगांव में भी जश्न मनाया गया। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लड्डू बांटकर जश्न मनाया गया। जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, जिस तरह की प्रताड़ना उनको दी गई, तो अंग्रेजों के जमाने में भी किसी न किसी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया था। इतनी प्रताड़ना किसी भी महिला को नहीं दी गई। मैं भगवान को और न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सदा से आस्था रही है ईश्वर में और न्याय व्यवस्था में। आज सच का साथ दिया है न्याय व्यवस्था ने, इसलिए मैं पूरी न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से। दूसरी बात यह है कि टॉर्चर का विषय जो है, तो टॉर्चर तो आप लोग मीडिया से हैं, आपने कई बार देखा उनको कि एक व्यक्ति फिजिकली ट्रेंड जिसको लेके जाते हैं चला के और उधर से भेजते हैं ट्रॉला में पुलिस के, मतलब जो एक सेकंड के लिए भी जिस व्यक्ति ने बिल्कुल